एक तहसीलदार जो आरएसपुरा में इस समय पोस्टेड हैं, कल वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है जिस इंसिडेंट में तहसीलदार आरएसपुरा डिटेन करवाते हैं एडवोकेट निशा एब्रोल और उनके साथ में कुछ और उनके गए हुए साथियों को। आखिरकार क्या वजह थी? क्यों तहसीलदार को ये लगा कि डिटेन करवाना जरूरी है, पुलिस बुलाना जरूरी है? और ये क्या एटीट्यूड और क्या टेम्परामेंट अफसरों का बन गया है कि हर मामले में पुलिस का इस्तेमाल करना। जहां, और आपको ये पहला मामला नहीं, इससे पहले कश्मीर घाटी में इसी तरह का इंसिडेंट हुआ कि एक अध्यापक ने बात नहीं मानी तो पुलिस वाला उसके घर भेज दिया गया। अगर आपसे विभाग नहीं चलते, अगर आपसे आपके दफ्तर नहीं चलते और सारे काम पुलिस ने करने हैं, तो मेहरबानी करके फिर ये दफ्तर छोड़ दीजिए, पुलिस वालों के हवाले दफ्तर कर दीजिए, वो बेहतर चलाएंगे आपके दफ्तर को। मिसेज एडवोकेट निशा एब्रोल। निशा जी, मुझे ये बताइएगा कि कल क्या हुआ? सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं निशा कुमारी और सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, और यहाँ तक के नोटिस में लाना चाहूँगी और सबके नोटिस में लाना चाहूँगी कि कल, जैसे कि आपको पता है, और पॉलिटिक्स में आने से पहले भी मैं सोशल वर्क करती थी, वही मसला लेके मैं पॉलिटिक्स में आई कि चलो लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मुझे लोगों की सेवा करने के लिए। कल मैं एक डेपुटेशन लेके जाती हूँ, कोई 40 उसमें लोग थे, और वो गली का मसला था जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर और ब्लॉकेज है। हमने तहसीलदार साहब को एक दरख्वास्त दी थी, उस दरख्वास्त में उन्होंने डेट डाली थी कि इस डेट को आप आना। वही वो एक बंदे का मसला नहीं था, वो एक गली का मसला था, एक लेन ड्रेन का मसला था। जैसे ही हम एंटर करते हैं और तहसीलदार साहब हमें अपने जो उनके पीएसओ थे, जहाँ उनके जो भी पियन थे वहाँ पे, उनको कहते हैं कि इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। ये आपको देखते ही कहते हैं धक्के मार के बाहर निकाल दो? क्यों? पता नहीं, कोई घर से ही लड़के आए थे, जहाँ कोई क्या उनका टेम्परामेंट इतना लूज हो गया कि मतलब मुझे भी समझ नहीं आई कि मैं पब्लिक को रिप्रेजेंट करने आई हूँ यहाँ पे, और इनका जो एक पब्लिक सर्वेंट और जो चेयर पे बैठे हैं, अगर इस तरह की लैंग्वेज उनके द्वारा यूज़ की जाएगी और बड़ी वल्गर लैंग्वेज उनके द्वारा जो है वो यूज़ की गई, देयर आफ्टर जो थी मेरी पब्लिक जो थी वो अग्रेसिव हो गई। अग्रेसिव इन द सेंस कि उनको लगा कि मैडम के साथ इतनी बदतमीजी हुई है, वो कहते हैं मैडम जी चलो यहाँ से, यहाँ सुनवाई ही नहीं है, यहाँ क्या करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि आपको मैं डिटेन करवा दूंगा। डिटेन इन्होंने वहाँ पे 2 लेडी कांस्टेबल बुलाई, एसएचओ को फ़ोन किया, और देखिए एसएचओ ने तो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात तो माननी है ना, वो भी उसने अपने हिसाब से अपनी नौकरी की। और देर आफ्टर मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने पुलिस बुलाई है तो पुलिस भी हमारी रक्षा के लिए हम चलेंगे आपके साथ। मैंने कहा ठीक है, अब कड़ी तो लगानी नहीं थी, उन्होंने आना तो लेना ही था ना, और हम किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो बिलोंग नहीं ना करती हूँ मैं। लेकिन तहसीलदार साहब ने आपको ये नहीं बताया कि क्यों, किस लिए आपको डिटेन करवा रहे हैं, पुलिस बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपने उनसे ये नहीं कहा कि आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है, आप कोई क्या कहते हैं खतरनाक किसी ग्रोह से ताल्लुक नहीं रखते, आप कोई क्रिमिनल नहीं है, कुछ नहीं है? आपने ये चीजें नहीं बताई उनको? जुनैद जी, मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में जो एक तानाशाही, अगर ऐसे ऑफिसर चेयर पे बैठेंगे तो मुझे लगता है कि सच बोलना पाप है, और आज की डेट में सच बोलने वाले को यही सजा मिलेगी कि आपको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। और आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, किसी भी पार्टी के लीडर हैं, आप सोशल वर्क भी अगर करना चाहते हैं तो आप मत कीजिए। ये मैसेज तहसीलदार के द्वारा हमें दिया गया है। मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद क्या हुआ? आपको पुलिस जो है थाने लेकर चली गई? जी, साथ ही पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे चली गई मैं, और मेरे साथ मेरे सपोर्टर भी गए। उसके बाद हमारे वहाँ पे काफ़ी सपोर्टर इकट्ठे हो गए, बाहर प्रेसिडेंट हमारे आरएसपुरा के आ गए, कोई पार्टी के सीनियर लीडर भी वहाँ पे पहुँचे। एसएचओ का कहना है कि भाई हमने डिटेन नहीं किया, लेकिन वो वर्दी वाले कहाँ से आ गए अगर डिटेन नहीं किया। फिर मैंने जब कहा कि एसएचओ साहब आपको, तो कॉल आई थी तहसीलदार साहब से, मैं तो वहीं पे खड़ी थी। फिर उनका कहना है कि वो मैडम जी अब तहसीलदार हमें बोलेंगे तो हमने तो भाई भेजना ही है ना, किसी ना किसी। आपने ये नहीं पूछा कि आपने मुझे अगर डिटेन किया है, डिटेंशन की कोई ग्राउंड्स तो होंगे, कोई कारण तो होगा? उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था कि आप एक एडवोकेट हो, आप एक लीडर हो। मैं कहती हूँ मेरे व्यूअर से यही कहना है, और जितनी भी जनता इस वक्त मुझे देख रही है, जो सुन रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको, मैं छोड़िए मैं वकील हूँ या नहीं हूँ, मैं एक लीडर हूँ
या नहीं हूँ? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पब्लिक का सर्वेंट है, लोगों के लिए बैठा है। अगर हम उसके पास नहीं जाएंगे तो मतलब और कहाँ जाएंगे हम? वो पोस्ट ही ऐसी है कि आपको गली का मसला है, कुछ है, किसी को कोई फील्ड में किसी जमीन का मसला है, कोई और मसला है, आपको वहां जाना है। और अगर ये सब नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और अगर उनका एक SHO साहब का भी एक डिफेंस है कि हमें नहीं पता था ये वकील है, तो मैं कहती हूँ एक तरफ यानी इसका मतलब ये होगा कि आप वकील हैं, हाँ। तो आप डिटेन नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप लीडर वकील हैं, नहीं होते, आप हाँ, लीडर हैं, तो आप डिटेन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर लीडर नहीं है, अगर आप वकील नहीं है और आम आदमी हो, तो डिटेन मैं करेंगे। तो वही परेशान हूँ। मेरे साथ जो सपोर्टर थे वो कह रहे हैं करने को तहसीलदार साहब मजबूर हो गए, तो अगर हम जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा? ये इस वक्त आपके सपोर्टर आपको कह रहे जी, जी, हैं। जी। आप जिस मसले को लेकर गई थी, वो मसला बड़ा गंभीर था। कोई मतलब मसला क्या था जिस मसले को लेकर? आपने कहा कि गंदगी का मसला था जो आप लेकर वहां गई थी। ये इतना गंभीर मसला था जिसको लेकर तहसीलदार साहब इतने भड़क गए और आपको डिटेन करने के लिए कहा? उसमें मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि वो आप ही ने कवर किया था, जिसमें शायद आपको याद होगा कि एक मोटरसाइकिल के द्वारा वहां पे RTA में जवाब मिला था कि वहां पे सामान डंप हुआ। वो जो पहले हमें वीडियो से ये पता चला कि वहां पे सामान डंप किया, कंस्ट्रक्शन हुई, फेक बिल्स वहां निकले, फेक ही हमें बोला गया कि 3 बार काम हुआ है, जबकि ग्राउंड पे आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बार भी वहां काम नहीं हुआ। और जब मोटरसाइकिल का नंबर हमें हमारे नोटिस में आया कि ये इसके द्वारा वहां पे सामान डंप हुआ, तो वो हमने RTI लगाई कहाँ पे? RTO ऑफिस। वहां से हमें एक जवाब मिलता है कि ये नंबर एक मोटरसाइकिल का है। हैरानगी वाली बात ये है कि क्या एक मोटरसाइकिल पे कंस्ट्रक्शन वर्क का सामान आता है? ये आप ही ने कवर किया था। ये वही गली है, ये वही गली है। शायद 2-3 साल आपको कवर किए हो गए हैं। ये गली वहीं की वहीं है, अभी तक नहीं बनी। अभी तक आप देख सकते हैं वहां पे इतनी ब्लॉकेज। तो इसी बात पर तहसीलदार साहब इतना नाराज हो यही बात गए। है। क्या इस चीज को लेकर आपने डिप्टी कमिश्नर या जो बाकी आला अधिकारी हैं उनसे कोई बात की है? देखिए, हाई हेडेडनेस इतनी है, ये वहाँ की मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बोलना चाहूँगी, कल की बात करूँगी मैं, कि इन्होंने एक बार भी नहीं समझा। इवन की एप्लीकेशन मेरी थी तहसीलदार के खिलाफ। जब ये सब हुआ, मैं भी एक लेडी हूँ, एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से हूँ, मेरा भी कुछ कानूनी हकूक है। मैंने भी एक एप्लीकेशन दी कि ऐसे ऐसे हुआ, इन्होंने बदतमीजी की है। और मैंने SHO साहब से, वहाँ पे SDPO मौके पे थे, मैंने उनको यही बोला कि अगर मैं 2-3 घंटे बैठी हूँ तो आप उनको 1 घंटा बिठा दीजिए यहाँ पे, चाहे उनको बुला ही दीजिए। और वो वहाँ से फ़ोन करते हैं और तहसीलदार साहब कहते हैं मैं तो खाना खा रहा हूँ, तो देखता हूँ बाद में, नहीं आ सकता मैं, आप मेरे ऑफिस में आओ। मतलब पुलिस जो है वो एक आम इंसान के लिए है, पुलिस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए नहीं है, पुलिस किसी तानाशाह के लिए नहीं है। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया पुलिस के रवैये को लेकर एडवोकेट निशा एब्रोल का क्या कहना है? आप कुछ और कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि उसके बाद आज हमने धरना दिया, रोड ब्लॉक किया RS पुरा का। उसके बाद हम वहाँ पे SDPO साहब आए, उसके बाद DC साहिबा वहाँ पे जो तहसीलदार का ऑफिस है वहाँ पे आई, और हमारे जितने भी यहाँ से लीडर, जहाँ जितने भी मेरे सपोर्टर्स थे सब, क्योंकि ये मसला सिर्फ पार्टी का नहीं है, वहाँ पे लोकल पब्लिक भी थी मेरे साथ, जो सुबह से मेरे साथ बैठी थी आज भी। और वहाँ पे गए हम तहसील में, DC मैडम हमसे मिली, उन्होंने आश्वासन दिया कि तहसीलदार की बात को भी सुना जाएगा, आपकी बात भी हमने सुन ली, और जो जेन्युइन मसला था वो मैंने बता दिया जो भी था। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात है कि आप एक किसी पर्टिकुलर वीडियो या किसी और बंदे को खुश करने के लिए, उसकी नलायकियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए आप इस तरह की अरेस्ट करवाने तक आप तुल जाते हो। क्योंकि फर्स्ट डे से तहसीलदार साहब की यही हमसे शिकायत थी, जब उनका कहना था कि आप वीडियो के बारे में क्यों बोलते हो कि गलियां नहीं बनेंगी, नालियां नहीं बनेंगी। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि वीडियो का क्या रोल है, ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो का क्या रोल है? जब कोई भी, माना कि DDO पावर इस वक्त सरपंच के पास है, लेकिन वीडियो का एक चेक रहता है। और मेरी यही रिक्वेस्ट थी कि प्रायोरिटी बेस्ड काम जो है वो होने चाहिए। बस इतनी सी बात थी, और इतनी सी बात में वो तैश पे आ गए और इतना सब हुआ। हालांकि हमारी जो डिमांड है वो ये है कि पब्लिकली जो उसने किया वो माफ़ी मांगे, नहीं तो डिवकॉम के ऑफिस के बाहर और LG ऑफिस के बाहर हम मंडे को जो है एक उग्र प्रदर्शन करेंगे।
और ये प्रदर्शन सिर्फ पार्टी का नहीं होगा, आम जनता का होगा, वकीलों का होगा और सबका होगा, क्योंकि ये मसला पर्टिकुलर एक ये नहीं है मेरे साथ हो गया। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ कहना चाहूँगी, आए दिन आप भी देखते हो एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया जाता है, कस्टोडियन लैंड्स को जो बिक नहीं सकती 578 में जो कैबिनेट ऑर्डर है उनके फर्द काटे जाते हैं, वहां पे इनकी नाक के तले सब कुछ होता है, क्योंकि एक तहसीलदार असिस्टेंट कस्टोडियन भी है। और आप अगर आरएसपुरा में चेक करेंगे लैंड माफिया इस वक्त इतना उग्र है, और मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैं सच बोलती हूँ और लैंड माफिया पे भी एक नकेल कसने की बात करती हूँ, और यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड काम है, उनकी आवाज़ उठाती हूँ, गरीब लोगों की आवाज़ उठाती हूँ, चाहे वो PMAY की है, चाहे वो मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो यूथ से जुड़ा हुआ मसला है, हर मसले को उठाती हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स को, अपनी जनता को एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये निशा कुमारी अगर 2 घंटे के लिए पुलिस स्टेशन बैठी है तो मुझे महीने के लिए भी बिठा दो, लेकिन ये टस से मस होने वाली नहीं है। जनता की आवाज़ उठाती हूँ और उठाती रहूंगी। फकर की बात है, मैं पब्लिक के लिए अरेस्ट हुई और आइंदा भी ऐसे काम जो हैं वो मैं करती रहूंगी, पब्लिक के लिए बोलती रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एडवोकेट निशा एब्रोल का क्या कहना है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि तहसीलदार की हाई हेडेडनेस है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर मौके पर पहुंची है, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने की बात की है और एश्योर किया है कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार तहसीलदार को डिटेन करवाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या तहसीलदारों ने अब बात सुनना बंद कर दी है? क्या तहसीलदारों ने पब्लिक की सुनवाई करना बंद कर दी है? या तहसीलदारों को यह लगने लगा है कि हमें पब्लिक की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है? बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है, बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि यह अक्सर शिकायतें पुराने अफसरों को लेकर सुनने को मिलती थी कि जो काफी एक्सपीरियंस्ड अफसर हैं, 20-20 साल जिनकी सर्विस है, 15-15 साल, 18-18 साल जिनकी सर्विसेज हैं, उनको लेकर ही शिकायतें सुनने को मिलती थी। लेकिन अब नौजवान यंग नए अफसरों की भी शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि सिस्टम के अंदर जब आप आते हैं, आपको ताकत जब मिलती है, उस ताकत को किस तरीके से पचाना है और ताकत का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किस तरीके से करना है, ऐसा लगता है कि बाबू लोग ये चीज भूल गए हैं।